दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी नफरत का बंधन। ये कहानी का पार्ट 7 है। पार्ट 6 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। आरोही और आदित्य की शादी गलतफहमियों और दूरियों में उलझ चुकी थी। शिमला शूटिंग के दौरान वेदांत से आरोही की बढ़ती नज़दीकियों ने आदित्य के भीतर छिपी जलन सामने ला दी। आरोही ने आखिरकार आदित्य से तलाक मांग लिया, जिसके बाद वो टूटकर शराब में डूब गया। अव्यांश उसे ढूंढकर होटल लाया और आरोही ने उसकी देखभाल की। नशे में आदित्य का बदला हुआ व्यवहार आरोही को हैरान कर गया। सुबह होश में आते ही आदित्य ने अपनी छाती पर लिपस्टिक के निशान देखे और अव्यांश पर भड़क गया। अब कहानी में आगे। अव्यांश, जो कि अभी अभी नींद से जगा था, पहले तो उसे समझने में वक्त लगा कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी नज़र सबसे पहले आदित्य के गुस्से वाले चेहरे पर गई। उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि जैसे वो अब उसे जान से मारने वाला है। अव्यांश की नज़र फिर उसकी चेस्ट पर गई। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और फिर अचानक से वो इतना हंसा कि आदित्य उसे मारने ही वाला था। अव्यांश ने तुरंत कहा, अरे अरे, गुस्सा मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे कमरे में कोई लड़की भेजी है? ये तो सच में बहुत फनी है। क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारे कमरे में किसी लड़की को भेजूं? आदित्य ने उसे गुस्से से देखा और कहा, तो फिर ये सब क्या है? ये तुमने किया है? उसका चेहरा उसकी चेस्ट की तरफ था। अव्यांश को फिर से हंसी आई। वो बोला, भाई, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। अव्यांश देख सकता था कि उसके सब्र का बांध टूट रहा है। अगर उसने और ज़्यादा उसे परेशान किया तो वो अब बिना हड्डियां तुड़वाए यहाँ से नहीं जा पाएगा। इसीलिए उसने उससे कहा, सच, बिल्कुल सच, मैं तुम्हें सच बताने वाला हूँ। तुम्हारे साथ रात में आरोही थी और वो कब चली गई मुझे भी नहीं पता। जैसे ही आदित्य ने आरोही का नाम सुना, उसका चेहरा और डार्क हो गया। उसने अव्यांश का कॉलर को छोड़ दिया और पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? अव्यांश को लगा कि वो सुबह होते ही सब कुछ भूल जाएगा। आखिर इतनी सारी ड्रिंक करने के बाद कौन सी बात उसे याद रहने वाली थी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और उसमें वो फ़ोटो निकाली जो उसने क्लिक की थी। वो मन ही मन शुक्रिया कर रहा था कि उसने वो फ़ोटो क्लिक कर ली थी। उसने जल्दी से फ़ोन में फ़ोटो निकाली और आदित्य के सामने रख दी। आदित्य ने जब फ़ोटो देखी तो उसका चेहरा थोड़ा नॉर्मल हो गया। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। वो काफ़ी देर तक शीशे के सामने वहीं खड़ा रहा और आरोही के बारे में सोचता रहा। आरोही कल उससे तलाक मांग रही थी, जिसके बाद उसका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया कि वो बार में चला गया था और लगातार पीता रहा। आदित्य आरोही को इतनी जल्दी जाने देने के लिए तैयार नहीं था। आरोही ने खुद उससे शादी की थी और अब वो उससे डिवोर्स मांग रही थी। ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब आदित्य की मर्जी चलेगी, ना कि आरोही की। जब वो उसकी ज़िंदगी में आई थी तब वो अपनी मर्जी के बिना आई थी, लेकिन अब जाएगी फिर आदित्य की मर्जी से। आदित्य बाथरूम में जाने के लिए तैयार ही था कि उसे आवाज़ सुनाई दी, ठीक है आदित्य, मैं शूटिंग पर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है, उसके बाद हम आज ही मुंबई के लिए निकलते हैं। अव्यांश जाने के लिए तैयार था कि तभी उसे आदित्य की आवाज़ सुनाई दी, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अव्यांश ने जब सुना तो वो शॉक रह गया। वो शूटिंग पर क्यों आना चाहता था, ये बहुत ही शॉकिंग था। लेकिन तभी अव्यांश को आरोही की याद आई तो और वो मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन कहा, आदित्य, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो और जितना भी मना कर लो, तुम उस लड़की को पसंद करने लगे हो। आदित्य नहाने के लिए बॉडी सोप यूज़ करने ही वाला था कि उसकी नज़र अपनी चेस्ट पर गई। उसने बॉडी सोप यूज़ नहीं किया, बल्कि बिना बॉडी सोप के ही सिंपल शावर लिया, जिससे उसके चेस्ट के निशान नहीं हटे। वो बाहर आया।
उसने ब्लैक पैंट के साथ एक वाइट कलर की शर्ट पहनी और ऊपर से उसके 3 बटन खुले हुए थे। जब वो बाहर आया तो अव्यांश उसे देखकर शॉक था। उसकी शॉर्ट्स के बीचों बीच उसकी नज़र गई और फिर उसने हैरानी से कहा, हे, तुम ऐसे ही मेरे साथ चल रहे हो? आदित्य ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ। वो जल्दी से उसके पीछे गया और बोला, नहीं, तुम ऐसे वहाँ नहीं जा सकते। अरे, वहाँ सब लोग क्या सोचेंगे? ये एक बेवकूफ़ी भरी हरकत है। अगर तुम्हारी ये न्यूज़ मीडिया में आ गई तो फिर? आदित्य ने कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरी कोई न्यूज़ मीडिया में नहीं आएगी और मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे कौन क्या बात करता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो तुम यहीं पे रह सकते हो। अव्यांश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी उससे ऐसी बातें कर रहा है, जबकि शूटिंग पर तो वो जाने वाला था। उसने फिल्म पर इन्वेस्ट किया है, ना कि आदित्य ने। जब वे शूटिंग पर पहुंचे तो पहले ही वहां शूटिंग शुरू हो चुकी थी। अचानक से आरोही, जो अमीरा के साथ बात कर रही थी, उसकी नज़र अंदर आते हुए आदित्य और अव्यांश पर पड़ी। आरोही की आईब्रो आपस में मिल गई। उसने मन ही मन कहा, आदित्य यहाँ क्या कर रहा है? ये तो अच्छा था कि उसके और वेदांत के आज ज़्यादा सूट नहीं थे, नहीं तो वो उसके सामने सूट करने में कंफर्टेबल नहीं होती। आदित्य को देखकर लग रहा था कि वो पहले से ठीक है। ये देखकर आरोही को शांति मिली और फिर उसने अपनी नज़र घुमा ली। आदित्य की नज़र भी वहाँ चारों तरफ घूम रही थी और उसकी नज़र जब आरोही पर गई तो उसने फिर कहीं और नहीं देखा। शिमला में पहले ही ठंड हो चुकी थी, जिस कारण आरोही ने ब्लैक कलर का ओवरकोट अपनी शर्ट के ऊपर पहना हुआ था। नीचे उसने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी और साथ में शूज़ पहने हुए थे। बाल उसके स्ट्रेट थे और वो इस वक्त एक क्लासी औरत लग रही थी। उसका रुतबा वहाँ मौजूद सारी लड़कियों से अलग था। ये देखकर कि उसकी औरत कैसे सब में अलग चमक रही है, आदित्य के चेहरे पर घमंड दिखने लगा। उसका ध्यान तब टूटा जब उन्हें वेदांत की आवाज़ सुनाई दी, भाई, आप आज फिर शूटिंग देखने के लिए आ गए? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या ऐसा है कि आपको यहाँ कोई लड़की पसंद आ गई है? वेदांत को अचानक आरोही का ख्याल आया और उसने फिर अव्यांश को घूर कर देखा। अव्यांश, जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, उसने जब वेदांत की नज़रें महसूस की तो अपनी नज़रें ऊपर उठाकर पूछा, क्या हुआ? मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? वेदांत ने पूछा, क्या आपको कोई कॉल आया था कल? अव्यांश को समझ नहीं आया कि वो इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा है। उसने कहा, मुझे तो बहुत सारे कॉल आए थे। तुम किस कॉल की बात कर रहे हो? क्या तुमने मुझे कॉल किया था? वेदांत को लगा कि अगर उसने आरोही के बारे में पूछा तो वो बुरा मान जाएगी, इसीलिए उसने अपनी बात बदल दी और कहा, मैं बस आपको कॉल करने ही वाला था, मुझे कुछ ज़रूरी काम था। अव्यांश ने लाचारी से कहा, ठीक हुआ तुमने मुझे कॉल नहीं किया, मैं कल वैसे ही बहुत परेशान था। वेदांत ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अव्यांश ने आपस अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। वेदांत को अव्यांश से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उसने आप वापस आदित्य की तरफ नज़रें घुमाई और अचानक उसकी नज़रें आदित्य की शर्ट के खुले हुए 3 बटनों के अंदर से उसकी चेस्ट पर चली गई। वहाँ उसे निशान दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने आदित्य को घूरते हुए कहा, भाई, ये निशान क्या है? भाभी भी आपके साथ आई हैं क्या, या फिर ये किसी और लड़की के हैं? आदित्य ने उसे एक नज़र देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वेदांत को लगा ही था कि वो जवाब नहीं देगा। तभी वेदांत अव्यांश के करीब गया और उसके कान के पास जाकर बोला, ये सब क्या है? भाई को ये निशान किसने दिए? जल्दी बताओ। अव्यांश ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो। उसने कहा, जाहिर सी बात है, एक लड़की ने। वेदांत बोला, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। क्या उन्होंने किसी लड़की के साथ मेकआउट किया है, या फिर आदित्य भाई की वाइफ भी यहाँ है? क्या वो उनके साथ हैं?
अव्यांश की नज़र आरोही पर गई और उसने कहा, नहीं, वो उनके साथ नहीं है। लेकिन ये कहते हुए वो रुक गया। तभी वेदांत ने हैरानी से कुछ सोचते हुए कहा, मतलब वो उनके साथ नहीं है तो उन्होंने ये सब किसी और लड़की के साथ किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आदित्य भाई ऐसा कर सकते हैं। क्या वो सच में अपनी शादी से इतना परेशान है? वो अभियान से और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आदित्य भी उनके करीब ही खड़ा था। बेशक उसका ध्यान उनकी बातों की तरफ नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग में आए हुए सवालों को पूछ नहीं पाया। अचानक से वेदांत की नज़र आदित्य पर गई और उसने देखा कि वो लगातार किसी को देखे जा रहा था। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया और आरोही को वहाँ देखा। वेदांत का चेहरा पूरा तरह से काला पड़ गया। वो जल्दी से आदित्य के सामने गया और बोला, भाई देखो, दुनिया में कोई भी लड़की आप ले सकते हो, लेकिन वो नहीं। वो ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो बहुत शरीफ है। अगर आप उसे इस तरह से घूरेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आदित्य ने वेदांत की तरफ देखा और उसका चेहरा खतरनाक हो गया। इससे पहले कि आदित्य कुछ बोलता, वेदांत को किसी ने आवाज़ दी और उसका शूट होने वाला था। वो भी आरोही के साथ। उठने से पहले आरोही ने एक नज़र आदित्य को देखा और अपनी जगह पर आ गई, जहाँ से उसे आज नीचे गिरना था। दरअसल आज उनका शूट था। आरोही दीवार से नीचे गिरेगी और वेदांत उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाएगा। वो दीवार 2 फीट की थी और दूसरी तरफ गद्दा बिछाया हुआ था जिसके ऊपर आरोही को गिरना था। आरोही ने पहली बार में ही अच्छा किया और वो दीवार से होकर नीचे गद्दे पर गिर गई। शूट के बाद आरोही को दूसरी बार गिरना था और इसके लिए वेदांत जल्दी से उसके पास आ गया। अपने डायलॉग्स बोलने के बाद उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। शूट खत्म होने के बाद वेदांत ने उसे अपनी बाहों से नीचे उतारते हुए मजाक किया, अरे तुम तो रुई से भी ज़्यादा हल्की हो। मैं तुम्हें ऐसे ही पूरे दिन अपने बाहों में रख सकता हूँ। आरोही ने उसे देखा, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो अक्सर इस तरह का बकवास करता रहता है। उसे उसकी आदत हो चुकी थी और स्टाफ को भी वेदांत के चुलबुलेपन की आदत थी। वो हमेशा मजाक करता ही रहता था, इसीलिए कोई भी उसके बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। लेकिन कुछ दूर खड़ा एक आदमी, जिसके चारों तरफ जलन का बेइंतहा धुआं निकल रहा था कि नज़रें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी दुनिया को तबाह करने वाला हो। अव्यांश, जो डायरेक्टर से बात करके वापस आया था, उसने देखा कि वो आदमी जान से मार देने वाली नज़रों से आरोही और वेदांत को देख रहा था। अव्यांश को समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये सब शूटिंग है, इतना जलन मत करो। आदित्य ने उसे एक नज़र देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर उसने फिर आरोही की तरफ देखा। उसने देखा कि वो वहाँ से जा रही थी। आरोही को वॉशरूम जाना था और अपने हाथ भी साफ करने थे, क्योंकि उसके हाथों में पता नहीं कहाँ से लाल रंग लग गया था। वो मिट ही नहीं रहा था। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाने लगी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही ने देखा कि वो आदमी आदित्य था। उसका चेहरा डार्क हो गया। उसने धीरे से कहा, आदित्य। आदित्य ने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और उसके मुंह पर धुआं उड़ाते हुए उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उसने अपना हाथ उसकी कमर में डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। वो उसे किस करने ही वाला था कि आरोही ने अपना हाथ आगे कर दिया और कहा, नहीं आदित्य, आप क्या कर रहे हैं? हम बेडरूम में नहीं हैं। अचानक आरोही की नज़रें उसकी चेस्ट पर गई और उसने निशानों को देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, आदित्य ने साफ क्यों नहीं किया? आदित्य ने देखा कि वो निशानों को देख रही थी और कहा, मैंने सुबह शावर नहीं लिया और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह के निशान देने की?
आरोही ने सोचा कि वो निशान देने से बहुत गुस्से में है, तो उसने कहा, आपने ही कहा था। आदित्य की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, सच में? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें रिटर्न में कुछ देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन की तरफ झुका लिया। आरोही ने जल्दी से अपने हाथों से उसे रोकते हुए कहा, नहीं आदित्य, आप ये क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। आदित्य का चेहरा नाराज हो गया। वो उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। आरोही का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे एक वॉशरूम में खींचते हुए ले गई। उसने जल्दी से अंदर से वॉशरूम लॉक कर दिया। वो दीवार के सहारे खड़ी थी और आदित्य उसके बिल्कुल पास था। आदित्य की चेस्ट उसके माथे से टकरा रही थी। वो उससे काफ़ी छोटी थी, लेकिन वे एक साथ अच्छे लगते थे। शैम्पू की हल्की खुशबू आदित्य के बालों से आ रही थी। आरोही ने धीरे से कहा, प्लीज़ कुछ मत बोलिए। अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आदित्य ने अपने आसपास नज़र घुमाई। वॉशरूम बहुत छोटा था। उसने आईब्रो मोड़ी और नाखुश होकर आरोही से कहा, यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत छोटी जगह है। आरोही ने हैरानी से उसे देखा। क्या वो यहाँ कुछ करना चाहता था? आरोही को इतना गुस्सा आया कि वो उसे गुस्से में मार देना चाहती थी। तभी आदित्य ने आगे कहा, लेकिन हम यहाँ एक चीज कर सकते हैं। अब क्या होगा? आदित्य आरोही के साथ क्या करना चाहता है? क्या सबको पता चलेगा आदित्य और आरोही के रिश्ते के बारे में? और क्या आरोही दोबारा से आदित्य से डिवोर्स मांगेगी? आइए जानते हैं। आरोही की आंखें बड़ी हो गई। आखिर यह इंसान उसके साथ क्या करना चाहता था? क्या उसका दिमाग खराब था? उनके पीछे थोड़ी भी दूरी नहीं बची थी। इससे पहले कि आरोही कुछ बोलती, आदित्य कुछ करता, उन्हें बाहर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। अरे, तुमने देखा वो आदमी जो अव्यांश के साथ आया था? कितना हैंडसम था यार। मेरा मन तो किया कि उसे जाकर गले लगा लूं, लेकिन उसके पास जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसके पास कोई गया तो वो उसे जान से ही मार डालेगा। तभी दूसरी लड़की ने कहा, हाँ सच में, मेरी नज़र उस पर ही थी। क्या स्ट्रांग ऑरा था उसका। सच में, अगर मुझे ऐसा बंदा मिल जाए तो फिर तो मुझे ज़िंदगी में कुछ और चाहिए ही नहीं। पहली लड़की बोली, देखने में वो काफ़ी अमीर लग रहा था। लगता है किसी अमीर बाप का बेटा है या कोई बड़ा बिजनेसमैन। आखिर वो कौन हो सकता है? आरोही और आदित्य दोनों अंदर अंदर जानते थे कि वहाँ किसकी बात हो रही थी। आरोही ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और उसकी नज़रें आदित्य की नज़रों से मिली। आदित्य के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और शायद वह उसी के चेहरे के ऊपर उठने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन दोनों की नज़रें मिली, आदित्य ने नीचे झुककर आरोही के सॉफ्ट लिप्स पर अपने हार्ड लिप्स रख दिए। आरोही उसे धक्का देना चाहती थी और मना करना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। वहीं तभी बाहर एक और हाई हील्स की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों लड़कियां आपस में अभी बातें कर ही रही थी कि वो लड़की जो अभी अभी अंदर आई थी, उसने उससे पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? ये कहकर उसने अपना पर्स साइड में रखा और अपना मेकअप ठीक करने लगी। उसने उनमें से एक लड़की ने कहा, अव्यांश के साथ आए हुए उस लड़के के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुमने उसे देखा? सनाया ने कहा, नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। सब जानते थे कि सनाया अव्यांश के पीछे पड़ी थी, क्योंकि अव्यांश सबसे ज़्यादा अमीर और हैंडसम था और उसके जैसा लड़का मिलना मुश्किल था। उसने कई बार उस पर ट्राई मारने की कोशिश भी की, लेकिन अव्यांश ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया। सनाया ने मन ही मन सोचा, अव्यांश से भी ज़्यादा हैंडसम और अमीर आखिर कौन हो सकता है? वहीं आरोही के कान खड़े थे। उसे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि आदित्य के पीछे बाहर इतनी लड़कियां पागल हो गई हैं। अगर वो डोमिनेटिंग नहीं होता तो ज़रूर ही उसके साथ लड़कियां बात करने के लिए लाइन में खड़ी होती। वही आदित्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या बोलता है और क्या सोचता है। वह बस आरोही के होठों का स्वाद ले रहा था। कुछ देर बाद वहाँ से आवाज़ आनी बंद हो गई।
लेकिन आरोही ने देखा कि आदित्य रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बस अपने शब्द मन ही मन सोच रही थी। 10 मिनट बाद उस आदमी ने उसे छोड़ दिया। वह फिर से आसपास देखने लगी। आरोही का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वो यहाँ उसके साथ ये सब करने के लिए सोचकर आया था? ये सोचकर आरोही घबरा गई थी। उसने आदित्य से शिकायत भरे लहजे में कहा, आदित्य मेरा सूट होने वाला है, मुझे जाना होगा। लेकिन आदित्य ने उसे नहीं छोड़ा। उसकी पकड़ उसकी कमर पर और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लास्ट चांस है तुम्हारे पास। अगर तुमने इसके बाद मुझे कोई भी गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। ये सब सुनते ही आरोही कांपने लगी। आरोही ने उसकी आंखों में देखना चाहा लेकिन चाह कर भी नहीं देख पाई। यह इंसान हमेशा से डोमिनेट था और हमेशा हुक्म चलाता था। आरोही का दिल फिर से रो पड़ा। उसकी क्या गलती थी? वो तो हमेशा से एक ऐसा पति चाहती थी जो उससे प्यार करे, जो उसका ख्याल रखे और जब वो गुस्सा हो जाए तो उसे मनाए। लेकिन शायद ये सब अपने मन ही मन सोच सकती थी। आदित्य ने दरवाज़ा खोला और बिना किसी डर से बाहर निकल गया। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। अगर उसे कोई देख भी लेता तो वो किसी को जवाब देने वाला नहीं था कि वो वहाँ क्या कर रहा था। वहीं आरोही काफ़ी देर तक वॉशरूम में खड़ी रही। जब वो श्योर हो गई कि बाहर कोई नहीं था तब वो बाहर निकली। जब सनाया वापस आई तो वह उस आदमी को ढूंढने लगी जो अव्यांश के साथ आया था। लेकिन जब उसने अव्यांश को देखा तो वो अकेला बैठा हुआ था। फिर उसने चारों ओर अपनी नज़रें घुमाई लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिखा। उसने मन ही मन कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। वो जाकर वहीं चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र एक आदमी पर गई जो वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही सनाया ने उसे देखा उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो इतना हैंडसम था कि बस उसका साइड फेस ही देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह कितना ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेट था। वह उसके पास जाना चाहती थी। वो वहाँ जाने के लिए खड़ी हुई लेकिन उसने देखा कि वो सीधा अव्यांश के पास गया और दोनों ने कुछ बातें की। इसके बाद वे दोनों वहाँ से निकल गए। सनाया ने मन ही मन कहा, अव्यांश नहीं तो यह आदमी ही सही। वैसे भी यह मुझे अव्यांश से ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। अगर इसके साथ मेरा कुछ हो जाए तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वह दोबारा से अव्यांश के साथ आए हुए उस आदमी से मिलना चाहती थी। गाड़ी में अव्यांश ने आदित्य से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? आदित्य ने जवाब दिया, वॉशरूम। अव्यांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह बोला, सच में तुम वॉशरूम गए थे? लेकिन फिर तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? आदित्य ने इस बार उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन पर कॉल करने वाले का नाम देखा तो फ़ोन उठा लिया। कान में लगाते ही सामने से आवाज़ आई, सर। छोटे सर फिर से भाग गए। वहीं दूसरी तरफ अमीरा ने देखा कि जब आरोही वॉशरूम गई तो आदित्य उसके पीछे पीछे गया था। उसने नोटिस किया था कि जब से वो आया है तब से आरोही कोई घूर रहा था। उसने शक को क्लियर करने के लिए उसने जल्दी से आदित्य का पीछा किया और देखा कि वो सीधा वॉशरूम में घुस गया था। वो भी वहाँ जाना चाहती थी लेकिन उसने पहले ही 2 लड़कियाँ वॉशरूम में घुस गई थी और फिर सनाया वॉशरूम में गई। हालांकि वे तीनों लड़कियाँ बाहर आ गईं पर आदित्य और आरोही का कुछ पता नहीं था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह धीरे धीरे कदमों से वहां गई और उसने देखा कि एक वॉशरूम बंद था। उसने अंदाजा लगाया कि इसी वॉशरूम के अंदर वे दोनों होंगे। अचानक से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वह जल्दी से धीरे कदमों से दूसरे वॉशरूम में घुस गई। जब वो बाहर निकली तो देखा कि वॉशरूम खुला हुआ था और वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अमीरा ने धीरे से कहा, आखिर वो आदमी कौन है? जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वहां पर आरोही मौजूद थी लेकिन वो आदमी और अव्यांश दोनों ही नहीं थे। अमीरा ने देखा कि आरोही के पास वेदांत खड़ा था और उसे कुछ कह रहा था। अमीरा ने अपनी भौवें उचकाई और धीरे से कहा, यह लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं। रात को आरोही होटल में वापस आई और शावर लेने के बाद अपने बेड पर लेटी हुई थी और आदित्य के बारे में सोच रही थी। आज जो भी हुआ उसे सोचकर उसने मन ही मन कहा,
अगर आज हमें किसी ने देख लिया होता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। पता नहीं आदित्य को कभी कभी क्या हो जाता है। आज वो बहुत थक गई थी, इसीलिए उसकी आंख लग गई। लगभग आधी रात के समय उसकी नींद फोन के कॉल से खुली। उसने देखा कि वेदांत का कॉल था। उसने उसका नंबर सेव नहीं किया था, लेकिन वह उसके नंबर के लास्ट के 3 डिजिट को अच्छी तरह से पहचानती थी। उसे पता था कि वेदांत उसे परेशान करेगा, इसीलिए उसने फ़ोन कट कर दिया। उसे लगा था कि वो दोबारा फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन वेदांत का फ़ोन दोबारा आया तो आरोही ने उठा लिया। वह उसे फ़ोन उठाकर गाली देना चाहती थी, लेकिन तभी वेदांत की परेशानी भरी आवाज़ फ़ोन के दूसरे तरफ से आई। एंग्री बर्ड, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आरोही ने सोचा वह फिर से कुछ जोक सुना रहा होगा। उसने कहा, देखो मुझे नींद आ रही है, ये कोई टाइम है कॉल करने का? मुझे आज के बाद ऐसे बिना मतलब के परेशान मत करना। ये कहकर वो फ़ोन कटने ही वाली थी कि वेदांत ने जल्दी से कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी? एंग्री बर्ड, तुम रात में उस आदमी के कमरे में क्यों गई? आखिर उसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर कैसे लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं? आरोही को लगा कि वेदांत सीरियस होकर ये सब बोल रहा था। उसने बेड पर बैठते हुए कहा, किसकी बात कर रहे हो? यह पूछते हुए उसने वेदांत की वे कॉल को इसकी स्पीकर ऑन कर दिया और जल्दी से ट्रेंडिंग न्यूज़ सर्च की। सबसे ऊपर ट्रेंडिंग न्यूज़ उसी की थी। न्यूज़ में लिखा था, अपने को स्टार के बाद आरोही को फिल्म के इन्वेस्टर के कमरे में रात को जाते हुए देखा गया। न्यूज़ के साथ उसकी फ़ोटो भी अटैच की गई थी। जब वो अव्यांश के साथ उसके कमरे में गई थी, आरोही ने अपना सिर पकड़ लिया। वह इतनी हैरान थी कि समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। तभी उसे वेदांत की आवाज़ सुनाई दी, क्या तुमने देख लिया? आरोही ने अपने होश संभालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। मैंने कहा न कि मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। वेदांत ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ऑडियंस को कौन समझाएगा? दरअसल डायरेक्टर तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अभी तक पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे घोटाले एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। आरोही जानती थी कि वेदांत के पापा ही उसके डायरेक्टर हैं और यह एक सिंपल बात है। डायरेक्टर को गुस्सा आना एक नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी फिल्म को लॉस उठाना पड़ सकता है। वेदांत ने कहा, अक्सर ऑडियंस उस एक्टर की फिल्म को देखना पसंद करते हैं जिसकी झलक उनके मन में अच्छी होती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो मुझे पता है कि तुम सही हो, लेकिन तुम्हें भी आगे से ध्यान रखना होगा। इस बार मैंने मामला संभाल लिया है और मैंने किसी को पता करने के लिए कह दिया है कि आखिर यह तस्वीर किसने मीडिया को भेजी है। बाकी तुम शांत रहो और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेदांत ने जिस तरह से अपनी बात पलट दी और बिगड़ैल इंसान से एक अच्छा इंसान बनकर आरोही से बात की, वह आरोही को अच्छा लगा। फ़ोन काटने से पहले उसने कहा, थैंक यू। वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, एंग्री बर्ड, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या तुम मुझे दोबारा से बोलोगी? अगर तुम्हें सुनाई नहीं दिया तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें थैंक यू कहा है? वेदांत ने एकदम से कहा, तो तुम मुझे आई लव यू तो मुझे कहोगी नहीं, यह मुझे पता है, तो तुमने थैंक यू ही कहा होगा। वो फिर से एक बिगड़ा हुआ इंसान बन गया और वापस से उसे परेशान करने लगा। आरोही ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। वेदांत अपने बेडरूम में बैठा हंसने लगा, लेकिन अचानक उसके सामने वो आर्टिकल आ गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, ये कौन हो सकता है? आखिर कौन है जो आरोही को बदनाम करना चाहता है? अगले दिन जब आरोही वापस शूटिंग पर गई तो उसे सब अजीब नज़रों से देखने लगे और सबके बीच खुसुर पुसुर शुरू हो गई। यह वेदांत था जो खुद सबसे पहले उसके पास गया। एंग्री बर्ड, तुम आ गई हो, क्या तुम ठीक हो? वेदांत ने ऊपर से नीचे तक उसके चेहरे से लेकर उसके पैरों तक उसे देखा और जब उसके यह कंफर्म कर लिया कि वह ठीक है तो मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जैसे ही वो अपना हाथ छुड़ाने वाली थी, वेदांत ने कहा, अरे एंग्री बर्ड, हाथ पकड़ा है,
कोई तुम्हें यहाँ से भगाकर नहीं ले जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वहीं सुबह जब आदित्य अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी सबसे पहली मीटिंग थी। मीटिंग रूम में जाते ही असिस्टेंट बोलने से पहले झिझक रहा था, लेकिन उसे यह बात बताना भी जरूरी था, इसीलिए उसने अपने गले को साफ किया और धीरे से कहा, सर, आरोही मैम के बारे में एक न्यूज़ लीक हुई है। आदित्य के कदम थोड़े से रुक गए और उसने पीछे मुड़कर अपने असिस्टेंट को देखा, जैसे कह रहा हो, क्या न्यूज़? असिस्टेंट ने जल्दी से उसकी तरफ अपना टैब बढ़ाते हुए कहा, यह न्यूज़। उसने न्यूज़ को पढ़ते हुए आदित्य का चेहरा गहरा हो गया। उसकी पकड़ टैब पर मजबूत हो गई। असिस्टेंट को लग रहा था कि अगर थोड़ी देर तक उसने ऐसे ही टैब को पकड़े रखा तो टैब टूट सकता है। असिस्टेंट को वापस हटाते हुए उसने कहा, जल्दी से जल्दी इस न्यूज़ को हटाओ। असिस्टेंट बोला, ठीक है सर, मैं जल्दी से ये करवाता हूँ। मीटिंग कम से कम 2 घंटे तक चली और इसी बीच मीटिंग रूम का माहौल इतना गर्म था कि वहां मौजूद लोग को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। उनके सामने बैठा हुआ उनका बॉस हमेशा की तरह ठंडा होता था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर पूरा का पूरा बर्फ ही ग्लेशियर डाल दिया हो। किसी को भी उसकी छोटी सी गलती पर बख्शा नहीं जा सकता था, जिस वजह से सभी लोग घबराए हुए थे। और जब मीटिंग खत्म हुई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी सांस में सांस आई हो। वापस अपने ऑफिस में जाते हुए आदित्य ने असिस्टेंट से पूछा, क्या हुआ, हटी न्यूज़? असिस्टेंट ने जल्दी से कहा, सर, वो हट गई, कहीं पर भी अब वह उपलब्ध नहीं है। लेकिन सर, यह कहते हुए असिस्टेंट रुक गया। अब तक वे आदित्य के ऑफिस में पहुंच चुके थे। आदित्य ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, लेकिन क्या? असिस्टेंट बोला, मैम के बारे में एक और आर्टिकल छपा है, क्या होगा आगे? आखिर अब कौन सा आर्टिकल छपा है आरोही के बारे में? आखिर कौन है आरोही को बदनाम करने के पीछे का मास्टर माइंड? कहानी के आगे के पार्ट्स कल आएंगे, जानेंगे कहानी में आगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।